हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये वही सरकार है जो कोरोना के नाम पर कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता नहीं दे पा रही है। ये वही सरकार है जिसने पिछले कुछ महीने में 21 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया। लेकिन ये पैकेज एक तरह के कर्ज से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब लोगों के हाथ में आया कुछ नहीं और उनके नाम के आगे लग गया सरकारी मदद का ठप्पा। मतलब मर्ज कुछ और है और सरकार इलाज कुछ और कर रही है। क्या सरकार का ये तरीका अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाएगा या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का धोखा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। ऑक्सफैम की पॉलिसी रिसर्च एंड कैंपेन्स के डायरेक्टर रानू भोगल और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रेसिडेंट शिवगोपाल मिश्रा जी। मिश्रा जी बधाई हो, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। भाई सरकार ने तो आपको माला माल कर दिया, चांदी ही चांदी है अब तो सरकारी कर्मचारियों की। नहीं, कोई चांदी नहीं है न कोई सोना है। ये एक तरीके से जो है वो एक जेब में डाल करके दूसरी जेब से निकालने वाला मामला है। फिर भी अगर एलटीसी का भुगतान करने का इन्होंने फैसला किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ इसके ये शर्त लगा दिया कि 12% जीएसटी में जो चीजें खरीदी जा सकती हैं वही खरीदी जाएंगी। इन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपये आपको उधार देंगे, 1,000 रुपये हर महीने लेने का काम करेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि चलिए, फेस्टिवल एडवांस बंद कर दिए गए थे। 7वें वेतन आयोग ने कहा था कोई एडवांसेज जो है वो सरकारी कर्मचारियों को मत दो, लेकिन सरकार ने इस बारे में विचार किया और फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला किया। इसके लिए मैं तमाम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी हूँ, स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ। इस नाते मैं कहता हूँ कि चलिए, हमारी डिमांड थी कि फेस्टिवल एडवांस और दूसरे एडवांसेज को चालू किया जाए। सरकार ने आज इकोनॉमी की इस हालत को देखते हुए उसको करने का काम किया। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ। मतलब लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि सरकार को जो डीए बंद किया है उस डीए के बारे में सोचना चाहिए, और जो उत्पादकता पर आधारित बोनस है 3,000 करोड़ रुपए के करीब है सारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का, उसके बारे में भी सोचने का काम करना चाहिए। वो भी इकोनॉमी को एक डोज देगा और उसको बूस्ट करने का काम करेगा। ठीक है। रानू जी, आप इसको कैसे ले रही हैं? हम इसे कह रहे हैं कि बाय 3 गेट 1 का ऑफर है ये। आप ये देखिए, मेरे पास वो पूरा का पूरा फॉर्मूला पड़ा हुआ है और फॉर्मूला ये कहता है कि आप 2,94,015 रुपए खर्च कीजिए तो फिर आपको मिलेंगे 1,34,015 रुपए। तो मेरी टिप्पणी कुछ इस प्रकार की है कि ये भी कहा वित्त मंत्री ने कि इसके चलते डिमांड स्टिमुलस होगा और उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनके जॉब्स प्रोटेक्टेड थे, उनकी सैलरीज प्रोटेक्टेड थी, और अब ये समय आया है कि वो उन लोगों के लिए कुछ करें जिनके हाथ में कुछ नहीं है। पर सच बात ये है कि 12% जीएसटी और उसके अबव वाली जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट के ज्यादातर उसमें सामान है और नॉन एसेंशियल आइटम्स जिसे कहते हैं, हेयर ड्रायर्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी और इस प्रकार की चीजें। आप खुद ही सोच लीजिए कि जो 90% हमारे देश की जनता इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है और जिनको हमने रोड पे चलते देखा था मार्च अप्रैल के महीनों में, ये कंज्यूमर डिमांड स्टिमुलेट करके कितना पैसा उस तबके के लोगों के हाथ में जाएगा। तो यदि कोई पैकेज अनाउंस करना था तो ये बहुत सही, अभी लेट हो चुका है। बल्कि रघुराम राजन जी ने मई के महीने में कहा था कि डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, और सरकार ने मात्र 1,500 रुपए जनधन अकाउंट में महिलाओं के ट्रांसफर किए, 3 महीने 500-500 रुपए करके। कुछ पैसा नरेगा में डाला, किंतु रूरल डिमांड जिसको जनरेट यदि करना है उनके हाथ में आप पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे जनरेट होगी। और ये कुछ 3.5% लोग सरकारी नौकरी में हैं। आपने भी खुद आंकड़ा दिया 57 लाख, जबकि करीब 28 करोड़ मजदूर जो हैं, मजदूर वर्ग के लोग हमारे गांव में रहते हैं। कुल 40 करोड़ का हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, उनका हमने नहीं सोचा। और ये इस तरह के हल्के फुल्के पैकेजेस अनाउंस करते जा रहे हैं
इसके द्वारा जिनको वाकई में जरूरत है स्टिमुलेशन की और हाथ में पैसे की, हाँ, उनके हाथ में मेरी नहीं बात जाती। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा तबका है, बहुत गरीब तबका है, जिनको इस वक्त हाथों में पैसों की सख्त जरूरत है। मैं इसको मोटा मोटी ऐसे डाल देती हूँ और ऐसे समझ लेती हूँ कि एक तो रूरल सेक्टर हो गया, एक अर्बन सेक्टर हो गया, या रूरल पॉपुलेशन होगी, अर्बन पॉपुलेशन होगी। आप कह रहे हैं कि भाई रूरल के हाथ में कहाँ गया पैसा? जब तक उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा तब तक चक्का कैसे चलेगा? आई अंडरस्टैंड। तो शिव गोपाल मिश्रा जी, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, छोटा मोटा पैकेज ही सही लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। अब मुझे बताइए कितना ईमानदारी से इसमें खर्च होगा? वो जो 6,000 रुपए पाने के लिए आपको 18,000 रुपए खर्च करने हैं। मैं एकदम लोएस्ट कैटेगरी में जा रही हूँ, जिसमें 36,000, फिर 20,000, फिर 6,000, है ना? ऐसे ऐसे आपको पैसे मिलेंगे। तो शिव गोपाल जी, मुझे ये बताइए 6,000 रुपए के लिए आप 18,000 रुपए खर्च करेंगे? एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आप और आप जैसे तमाम एम्प्लॉइज सरकार के। ईमानदारी की बात तो नहीं, ईमानदारी की बात तो यह है कि ये 6,000 रुपए पाने के लिए 18,000 रुपए खर्च करने की क्षमता सरकारी कर्मचारी में भी आज की तारीख में नहीं है। ये जब ऑप्शंस देने होंगे, बहुत कम लोग इसके लिए तैयार होंगे। मैं समझता हूं कि ये जो इस तरीके की योजनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे सरकार को जो तय थे, जो मानदंड पहले से तय थे, उनको करके एलटीसी, अगर इनको कहना है कि ये खर्चा जो है एलटीसी में आप नहीं जा पाए, हम आपको दे रहे हैं, आप इसको खर्चा करने का काम करिए, उतना पैसा दें और उसको उनके ऊपर छोड़ दें कि वो खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। भारतवर्ष में हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से खर्चा करना चाहता है। कुछ अपने बच्चों के लिए खर्चा करना चाहते हैं, कुछ अपने आवास पे खर्चा करना चाहते हैं, कोई माँ बाप के लिए खर्चा करना चाहते हैं। आप उनके ऊपर कोई पाबंदी लगा देंगे कि नहीं है, आप इतने जीएसटी का सामान लेंगे तभी आपके ऊपर खर्चा होगा, तो लोग खर्चा नहीं करेंगे। मेरा कहना बहुत साफ है, केंद्र सरकार का कर्मचारी इस समय काफी रुष्ट है, राज्य सरकार के कर्मचारी भी रुष्ट है। उनका सबसे बड़ा कारण है कि जो पेंशनर हैं उनका आपने डीआर रोक लिया है, और जो नौकरी करने वाले हैं उनका महंगाई भत्ता रोक लिया है। तो ये जो चीजें हैं उनके अंदर बहुत पैदा कर रही हैं। अभी रेलवे के कर्मचारी इस बात को लेकर के नाराज हैं कि उन्होंने रात दिन गाड़ियां चलाई, करीब 200 लोग जो है कोरोना के हवाले हो गए और उनकी मौत हो गई, और उनको उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलता है। जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना ही उनको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उनको 17,000 रुपए जो मिलने हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये तो सब चीजों को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ढोस हो। ऐसे में जब मरहम की जरूरत थी, ऐसे में जब उस घाव को सहलाने की जरूरत थी, आपको काम ज्यादा दे दिया कि भाई ऐसा है 6,000 पाने के लिए थोड़ा 18,000 रुपए और अपनी जेब से निकाल दो। अभी ये काम नहीं आने वाला है। रानू जी, आप मुझे एक बात समझाइए। एक कहावत है, और वो कहावत ऐसी है कि किराने का खर्चा चुकाने के लिए घर की चांदी थोड़ी ही कोई बेचता है। यही इस वक्त होगा। भाई कोरोना है, कितने लोग घूमने के लिए जाएंगे, वो एलटीसी का पैसा जो है निकालने के लिए, एयर टिकट्स और न जाने क्या क्या जितने भी फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। इस वक्त तो आप अपनी सेहत देखेंगे, अपने माँ बाप की सेहत देखेंगे। ये जितने भी फॉर्मूला सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये वाकई चक्का चलाएगा? ये ग्रीस का काम करेगा उस पहिए में? बिल्कुल नहीं करेगा। और ये भी याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ज में दब गए, क्योंकि उनके घर में यदि एक भी व्यक्ति को कोरोना हुआ हो, और आज की तारीख में कोरोना के इलाज में जिस तरह से लोगों का पैसा पानी की तरह बहा है, तो वो भी तो कर्ज में दबे। वो क्या जाके फ्रिज खरीदेंगे? मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो कहाँ खर्च करना चाह रहे हैं। ये इस तरह की तरीके निकाल के वो एक्चुअली लोगों को के घावों पे मुझे लगता है नमक छिड़क रहे हैं, मलहम नहीं लगा रहे। क्या इसको ऐसे भी लिया जा सकता है? सर आप मुझे समझाइए। रानू जी कह रहे हैं कि ये तो नमक छिड़कने का काम हो रहा है, लेकिन शिव गोपाल जी, एक सिटीजन के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय होने के नाते सरकार का, अगर सरकार आज आपकी तरफ से कोई मदद मांग रही है और वो भी कुछ देकर आपसे मदद मांग रही है, तो आप नहीं करना चाहेंगे क्या? नहीं, मदद तो सरकार की सरकारी कर्मचारी कर ही रहा है। सवाल यह है कि आपने डीए छीन लिया, आपने डीआर छीन लिया, आप कोई इस समय कोई भी जो हमारे पहले से एग्रीड अलाउंसेस थे उनको रोके हुए हैं। आपने जो है वो तमाम अलाउंसेस के ऊपर अघोषित रोक लगा दी है। तमाम जगह पर
प्रमोशंस रोक दिए गए हैं, तमाम जगह पर भर्तियां रोक दी गई हैं, तो कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं, तो सरकार के साथ सरकारी कर्मचारी पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और कोरोना की परवाह नहीं करते हुए भी ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो बिल्कुल जान लगा करके उसमें खड़े हुए हैं। पूरी एक बात बताइए, सरकार के पास इतना तो है नहीं कि आपको वो जो LTA का पैसा है वो ब्याज मुक्त दे दे। ऐसा नहीं हो सकता था कि दे देती आपको ब्याज मुक्त सरकार, और फिर उसके बाद कहती कि इतने, देखिए हम इतना आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं, इतने में आप खर्च कर दीजिएगा या इतने तक इसको हाथ मत लगाइएगा। ये फॉर्मूला भी तो अपनाया जा सकता था, ये क्यों नहीं अपनाया? बात ये नहीं है रुबिया जी, देखिए बात यह है कि ये जो एक तरीके से पासा फेंकने वाला काम है। ये सवाल इस बात का है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दे क्यों रहे? आप वही बात है, आप जो है वो एक पासा फेंका जा रहा है कि हम आपको 6,000 रुपए दे रहे हैं, आप 18,000 रुपए खर्च करिए। हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं, तो सरकार के साथ सरकारी कर्मचारी पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और कोरोना की परवाह नहीं करते हुए भी ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो बिल्कुल जान लगा करके उसमें खड़े हुए हैं। पूरी एक बात बताइए, सरकार के पास इतना तो है नहीं कि आपको वो जो LTA का पैसा है वो ब्याज मुक्त दे दे। ऐसा नहीं हो सकता था कि दे देती आपको ब्याज मुक्त सरकार, और फिर उसके बाद कहती कि इतने, देखिए हम इतना आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं, इतने में आप खर्च कर दीजिएगा या इतने तक इसको हाथ मत लगाइएगा। ये फॉर्मूला भी तो अपनाया जा सकता था, ये क्यों नहीं अपनाया? बात ये नहीं है रुबिया जी, देखिए बात यह है कि ये जो एक तरीके से पासा फेंकने वाला काम है। ये सवाल इस बात का है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दे क्यों रहे? आप वही बात है, आप जो है वो एक पासा फेंका जा रहा है कि हम आपको 6,000 रुपए दे रहे हैं, आप 18,000 रुपए खर्च करिए। जिसके पास में 6,000 रुपए नहीं है वो 18,000 रुपए खर्च कहां से करेगा? आप देखेंगे कि जब ये स्कीम का बाद में इवेल्युएशन होगा तो यू विल फाइंड कि ये बिल्कुल फ्लॉप साबित होगी। इसमें बहुत कम लोग जो है अपना पैसा लगाने के लिए जाएंगे। सरकार को ईमानदारी से जो सरकारी कर्मचारी को चाहिए उसको करें। मैंने ये भी कहा कि आपके पास पैसा नहीं है मैं तो आप आपको बस एक मिनट के लिए रोकती हूँ। आप इसको अपने सरकारी खजाने में जमा रखिए ताकि पेंशनर को और सरकारी कर्मचारी को इस बात का भरोसा रहे कि हाँ हमारा DA का पैसा, हमारा DR का पैसा जो है वो हमारे खाते में जमा है। ठीक है सर, अपने खाते में जमा कर लीजिए उसको। बाद में सवाल तो ये भी है ना कि सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के बाद आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की, ऐलान किया कि 21 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया। सरकार को ये उम्मीद थी कि इकोनॉमी में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, ये आर्थिक पैकेज काम आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो अभी भी पतली है। आर्थिक पैकेज काम क्यों नहीं आया? अभी हमारी ये एनालिटिकल रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद रानू जी से भी बात और शिव जी से भी बात। कंपनी ने निकाल दिया, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं, कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद अप्रैल के महीने में पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में एक अहम किरदार निभाते थे। लेकिन जब इनका काम नहीं बचा तो ये अपने अपने घर चले गए। ये तो तभी तय हो गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था की आगे बढ़ने की रफ्तार माइनस में चली जाएगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। सरकार लगातार इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखने के लिए कई तरह के ऐलान भी करती रही। लॉकडाउन के बाद सरकार ने दावा किया कि उसने अलग अलग सेक्टर की आर्थिक मदद के तौर पर 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तौर पर 1,70,000 करोड़ रुपए दिए गए। MSME सेक्टर को 5,94,000 करोड़ रुपए दिए गए। प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी पटरी वालों को 3,10,000 करोड़ रुपए दिए गए। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। ढांचागत सुधारों और मनरेगा में 48,100 करोड़ रुपए दिए गए। इससे पहले RBI ने करीब 8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था, लेकिन ये कदम अधूरे थे क्योंकि सवाल यह है कि इस आर्थिक पैकेज के बावजूद अर्थव्यवस्था की हालत क्यों नहीं सुधरी। जवाब यह है कि क्योंकि इनमें से ज्यादातर योजनाएं लोन की थी, लेकिन अस्थिरता की स्थिति में लोन लेने से लोगों ने दूरी बनाई। सरकार ने गरीबों को सीधी नकदी नहीं दी। सरकार का मानना था कि कैश देने से बचत घाटा बढ़ेगा।
इसके अलावा कुछ और कदम ऐसे थे जो सरकार को उठाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाए गए, जैसे कोरोना के संकट से लड़ने के लिए राज्यों को केंद्र को पैसा देना चाहिए। अप्रैल में कोरोना से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इनकी सीधे कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। कोरोना की वजह से देश के 14 करोड़ किसानों की हालत भी खराब है। 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भी सरकार सीधी मदद नहीं पहुंचा पाई। टूरिज्म इंडस्ट्री के 3 करोड़ 80 लाख संभावित बेरोजगारों को मदद नहीं पहुंची। कपड़ा उद्योग के रेवेन्यू में 40% की गिरावट की आशंका को भी ठीक नहीं किया गया। रेस्टोरेंट सेक्टर में 73 लाख लोगों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऑटो सेक्टर ने आशंका जताई है कि इस साल 45% सेल कम हो सकती है और एविएशन सेक्टर को तो सरकार की सीधी मदद चाहिए। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने कोरोना काल में अपने लोगों की मदद कैसे की। सबसे पहले बात अमेरिका की, जिसने 158 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अपने नागरिकों को दिया। अमेरिका ने मेडिकल सेक्टर को 9,97,000 करोड़ रुपए दिए, बिजनेस समूहों को 37,57 लाख करोड़ रुपए दिए, छोटे कारोबारों को 26,30,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, बेरोजगारों को इंश्योरेंस के लिए 18,78,000 करोड़ रुपए दिए, लोगों को 18,78,000 करोड़ रुपए की टैक्स में सीधी छूट दी, 1 लाख करोड़ रुपए के स्टूडेंट लोन में भी राहत दी। अमेरिका ने इसके अलावा और भी कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम ने भी किया। यूके ने कुल 33,20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें से नौकरी रोको योजना के लिए 3,87,000 करोड़ रुपए दिए, छोटे कारोबारों के लिए 1,38,000 करोड़ रुपए, नेशनल हेल्थ स्कीम के लिए 92,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त, और इसके अलावा कोरोना की वजह से प्रभावित कारोबारों को 30 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दिया। इन देशों की तरह अगर हमारी सरकार ने भी जरूरतमंदों की डायरेक्ट मदद की होती तो शायद अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होती। फिर बता दूं, ऑक्सफैम की पॉलिसी रिसर्च एंड कैंपेन्स की डायरेक्टर रानू भोगल हमारे साथ है और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रेसिडेंट शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। रानू जी और शिव जी, आप दोनों को जो कोई भी सुन रहा होगा वो ये भी सोच रहा होगा कि भाई सरकार ये ना करे वो ना करे, तो आर्थिक पैकेजेस के अलावा और रास्ता क्या बन जाता है, या फिर आप लोगों से या सरकारी कर्मचारियों से खर्चा करने के लिए ना कहे तो और क्या कर सकती है फिर सरकार? आप दोनों एक एक फॉर्मूला बता दीजिए 30 सेकंड में। रानू जी, शुरुआत आपसे। मैं तो चाहूंगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पहल बहुत अच्छी थी। जनधन अकाउंट्स में पैसा और डाला जाए। जो रोजगार गारंटी योजना है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े युद्ध स्तर पे जारी की जाए, क्योंकि लोगों को आत्मसम्मान का जीवन जीने का हक है। तो रानू जी, सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं। और फिस्कल डेफिसिट आज की तारीख में बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि इस वक्त आप फिस्कल डेफिसिट मत देखिए, अभी आप खर्च करिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ही बदहाल स्थिति में है। हम अगर पैसा अपना समेट के पकड़े रहेंगे और फिस्कल डेफिसिट की तरफ देखते रहेंगे तो इकोनॉमी और भी बुरी स्थिति में चली जाएगी। तो मिश्रा जी, आपका फॉर्मूला पैसा। ओके मिश्रा जी, आपका फॉर्मूला क्या है? मैं तो यही कहना चाहूंगा रुबेल जी कि सरकार को जो वर्कर है उसको सेटिस्फैक्शन देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेटिस्फाइड वर्कर जो है वो ज्यादा उत्पादकता दे सकता है, ज्यादा आमदनी कर सकता है, देश को और आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो इसलिए सरकार को इस समय इस बात को चाहिए कि जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, वो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो गैर सरकारी क्षेत्र में हो, उसको पूरे तौर पर मोटिवेट करने के लिए जो भी उनके पास में साधन है, संसाधन है, उनका प्रयोग करना चाहिए। और इस समय उनके मामले में आप दोनों की बातें जो है वो एक जगह जाकर मैच करती है। वो ये है कि भाई सरकार को खर्चा खुद से करना होगा, ना कि एम्प्लॉय से करवाना होगा। नहीं मिश्रा जी, जो बात रानू जी ने शुरू की आपने उसे खत्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार की बात सुन रही हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है। मास्टर स्ट्रोक में हमने हमेशा ही जनता की आवाज बनने की कोशिश की है। आज हम सरकारी कर्मचारियों की आवाज बने। आपने देखा शुक्रवार को, याद कीजिए, मास्टर स्ट्रोक में हमने देश भर में जो दाल के दाम बढ़े थे उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार की नीतियों की वजह से अरहर और बाकी दालों के दाम काफी बढ़ गए हैं। हमारी इस खबर का असर ये हुआ कि अब केंद्र सरकार अपने स्टॉक से जो दालें हैं वो अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी।
धुली हुई उड़द की जो दाल है वो 79 रुपए प्रति किलो और अरहर दाल जो है वो 85 रुपए प्रति किलो की दर से राज्यों को अब जनता की आवाज बनने की कोशिश की है। आज हम सरकारी कर्मचारियों की आवाज बने। आपने देखा शुक्रवार को, याद कीजिए, मास्टर स्ट्रोक में हमने देश भर में जो दाल के दाम बढ़े थे उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार की नीतियों की वजह से अरहर और बाकी दालों के दाम काफी बढ़ गए हैं। हमारी इस खबर का असर ये हुआ कि अब केंद्र सरकार अपने स्टॉक से जो दालें हैं वो अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी। धुली हुई उड़द की जो दाल है वो 79 रुपए प्रति किलो और अरहर दाल जो है वो 85 रुपए प्रति किलो की दर से राज्यों को अब उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये दालें होलसेल रेट में ही 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रही थी और रिटेल रेट तो पूछिए मत, 130 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब आगे बढ़ते हैं।